Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about propaganda in the legislature. ये चैप्टर 9 है इंडियन हिस्ट्री की जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज का रेफरेंस मैंने बिपिन चंद्रा की बुक से लिया है। बिपिन चंद्रा का इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। इसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है इस बुक को बिपिन चंद्रा के द्वारा। सारे पॉइंट्स को बहुत ही एक मतलब स्टोरी टाइप इन्होंने लिखा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो ही बुक लोग प्रेफर करते हैं, या तो बिपिन चंद्रा और या तो एक और ऑप्शन आता है राजीव अहिर की किताब है स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो दोनों बुक में से मुझे जो पर्सनली लगता है दोनों अच्छी हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि पहले बिपिन चंद्रा खत्म कर लूँ, उसके बाद स्पेक्ट्रम भी खत्म करूंगा। तो चैप्टर 9 को शुरुआत करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूंगा वो आप नोटिफाई हो जाओगे। पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग। एक्चुअली एक दौर आया जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स की भी पार्टिसिपेशन शुरू हो गई। नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे शुरू में, बाद में लिमिटेड तरीके से इलेक्टेड भी हुए। तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं इसमें, उनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। क्या उन्होंने कैसे इस काउंसिल को एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ किया, लेजिस्लेचर को कैसे प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया। कुछ लोगों ने जैसे कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोगों ने कैसे यूज किया वो मैं बताऊंगा। एक नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया इन्होंने लेजिस्लेचर को। यहाँ से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया इन्होंने, बहुत बड़े 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 मुद्दों पे बोला इन्होंने। बजट पे स्पेशली गोपाल कृष्ण गोखले का जो स्पीच आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें काफ़ी अच्छे से क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है भारत में जो उस समय हुआ करता था, उसको एक्चुअली 1920 तक कोई रियल पावर नहीं था। इट हैड नो रियल ऑफिशियल पावर टिल 1920। मतलब इसका मतलब ये है कि हालांकि काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस पार्टिसिपेट तो करते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे। बजट पे स्पेशली क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते थे बजट मैटर पे, या फिर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे भी कोई इनका रोल नहीं हुआ करता था। तो वोटिंग इनकी नहीं हुआ करती थी, स्पेशली बजट से रिलेटेड मैटर्स पे एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो इनका जो रोल था वो कोई रियल पावर नहीं था इनको 1920 तक। 1920 के बाद हालांकि रियल पावर भी हमारे हाथ में आया एज फार एज द लेजिस्लेचर मैटर इज कंसर्न्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था। इस एक्ट के द्वारा एक्चुअली जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी उसको इनलार्ज करने का प्रोविजन दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया कि वो अपने काउंसिल में ऐड कर सकते हैं 6 से 12 मेंबर को ऐड कर सकते हैं, और इस 6 से 12 बंदों में से एटलीस्ट हाफ जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे, इंडियन होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जो काउंसिल बनी उसे कहा गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, बात समझ में आई होगी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस प्रकार से जो काउंसिल बनी उसको नाम दिया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, हालांकि इस काउंसिल के पास एक्चुअल पावर नहीं था, इट हैड नो पावर एट ऑल इन द मैटर्स रिलेटेड टू द बजट। बजट पे कोई भी पावर नहीं था इनको। ठीक है, और ए फाइनेंशियल मेजर और एनी अदर इम्पोर्टेंट बिल, जब तक कि गवर्नमेंट स्पेशल पावर ना दे। ठीक है, तो बजट मैंने शुरू में ही बताया कि हमारे इंडियन मेंबर्स पार्टिसिपेट इसमें करने तो लगे, लेकिन ये जो बंदे थे ये वोट नहीं कर सकते थे रिगार्डिंग बजट, रिगार्डिंग एनी फाइनेंशियल मेजर, या फिर कोई अदर इम्पोर्टेंट बिल आता था उस पर वोट नहीं करते थे। ठीक है, या फिर एक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये लोग वोट नहीं कर सकते थे। तो ये इस प्रकार की जो काउंसिल में इस प्रकार का जो लेजिस्लेचर बना उसको एलियन डिस्पोट कहा जाता है। एलियन डिस्पोट का मतलब कि हालांकि रख तो लिया इंडियन मेंबर्स को इसमें, लेकिन अभी भी जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो ब्रिटेन की ही थी एंड इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं था। तो अभी भी जो भारतीय सरकार चल रही थी
लेजिस्लेचर जो चल रहा था वो एलियन डिस्प्यूट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आया इंडियन काउंसिल बिल। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है। इंडियन काउंसिल बिल जब 1861 वाला जब पास किया जा रहा था पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जब इसको पास किया जा रहा था, तो उस समय के जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उनका नाम था चार्ल्स वुड। उन्होंने बोला कि देखिए पास तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैटर ये है कि ये जो इंडिया का शासन होगा उसमें एक डोमिनेंट रेस अदर रेस को रूल करेगी, मतलब हम ही लोग रूल करेंगे, हमारे ही हाथ में ही ऑफिशियल मेजोरिटी होगी। उनके कुछ बंदे हम लोग रख लेंगे, लेकिन हमारे हाथ में ही ऑफिशियल मेजोरिटी होगी। जो भी काम होगा, जो भी लॉ पास होगा, वो हमारे सहमति से ही पास होगा, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि फिर वो जो इंडियन मेंबर को रखा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनका रोल क्या है? फिर उनका रोल क्या है? तो उनका रोल है टू रिप्रेजेंट द इंडियन व्यूज। ठीक है, टू रिप्रेजेंट द इंडियन व्यूज। इनफैक्ट जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसका एक मेजर रीजन माना जाता था कि एक्चुअली सरकार को पता ही नहीं था इंडियन व्यू क्या है। तो इसके बाद सरकार ने सोचा कि कुछ इंडियन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ले आएंगे तो इंडियन व्यू मिलता रहेगा, एंड वो एक रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, इंडियन व्यू हमारे पास रखेंगे। ठीक है, तो इस पर्पस से इनको लाया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इनफैक्ट ये भी रोल ये लोग ठीक से प्ले नहीं कर पाए। अब एक डेटा मैं आपको दे देता हूँ। 1862 से लेकर 1892 के बीच में ओनली 45 इंडियंस वैसे थे जो नॉमिनेट हुए इस काउंसिल में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओनली 45, बहुत कम नंबर है ये। और ये जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नॉमिनेट हुए, वो लोगों में से मेजोरिटी ऐसी थी जो कि या तो रूलर थी प्रिंसिपल स्टेट की, या फिर कोई वो एम्प्लॉयज थे प्रिंसली स्टेट के, या फिर बिग जमींदार, बिग मर्चेंट, या फिर रिटायर्ड हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या फिर कुछ और लोग जो कि इंडियन मेंबर्स हुए। इनके अलावा कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंट लीडर्स भी नॉमिनेट हुए, जैसे कि सैयद अहमद खान 1878 से लेकर 82 के बीच में लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहे, क्रिस्टोदास पाल 1883 में, वीएन मांडलिक 1884 से 1887 के बीच में, केएल नूलकर 1890-91 में, रास बिहारी घोष 1892 में। ये कुछ इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल हैं जो कि एक्चुअली जमींदार नहीं थे या फिर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट नहीं थे, ये लोग इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियंस जो नॉमिनी हुए यहाँ पे जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्होंने एक्चुअली इंडियन पीपल्स के व्यू को नहीं रखा। दे डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल और इमर्जिंग नेशनलिस्ट ओपिनियन। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो राजा थे दिग्विजय सिंह, बलरामपुर के ये राजा थे, 2 बार नॉमिनेट हुए काउंसिल में, लेकिन इनको इंग्लिश आता नहीं था। तो बात ये उठी कि भाई आपको इंग्लिश, किसी ने पूछा इनसे कि आपको इंग्लिश तो आता ही नहीं है, तो आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, आप कैसे, आपको समझ में नहीं आता होगा जो वहाँ पे डिस्कशन होता होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो आप कैसे वोट करते हो? तो बोला कि मैं तो इस राजा ने बोला, राजा दिग्विजय सिंह ने, कि मैं तो सिंपली देखता रहता हूँ वायसराय को, अगर वायसराय हाथ रेज करते हैं तो मैं भी हाथ रेज करता हूँ, वायसराय हाथ डाउन करते तो मैं भी हाथ डाउन कर देता हूँ। मतलब ये था कि इन्होंने एक्चुअली जो इंडियन पीपल का रिप्रेजेंटेशन था इन्होंने किया ही नहीं। ठीक है, ये इनका एक ब्रीफ फीचर रहा। ये लोग जो पार्टिसिपेट किए इस बीच में 1862 से 1892 के बीच में, ये लोग ऐसे ही थे, मतलब इन्होंने बस पार्टिसिपेट तो किया बट इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट नहीं किया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वोटिंग रिकॉर्ड भी जो इंडियन नॉमिनीज थे उनका बहुत पुअर था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, वर्नाकुलर प्रेस बिल जब आया तो उसमें मात्र एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने वोट किया, महाराजा ज्योतिंदर मोहन टैगोर उनका नाम था, एंड इन्होंने इसके फेवर में वोट किया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, बिल जो था, उसके फेवर में किया। आपको पता है वर्नाकुलर प्रेस बिल क्या था, मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। ये जो लोकल लैंग्वेज की जो प्रेस थी उनको कॉन्फिस्केट करने का एक बिल था,
उनके सामान को जब्त कर लेना, उन पे रोक लगा देना, तो ये गलत एक्ट था और इसके फेवर में हमारे एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने वोट किया इसके फेवर में। एक और एग्जांपल है, 2 स्पोक्समैन जो कि जमींदार थे बेसिकली, एंड इन्होंने कहीं ना कहीं जो टीनेंट कैरेक्टर जो था, टीनेंसी बिल जो था, बंगाल टीनेंसी बिल, उसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया। दे हेल्प्ड इमास्कुलेट द प्रो टीनेंट कैरेक्टर ऑफ द बंगाल टीनेंसी बिल। जबकि उस समय के जो नेशनलिस्ट थे, एग्जाम्पल के तौर पे सुरेंद्र नाथ बनर्जिया, ये एजिटेट कर रहे थे टू मेक इट मोर प्रोटीनेंट, और इन्होंने क्या बोला कि नहीं ये ठीक है, प्रोटीनेंट है। इन्होंने बोला कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो एक्चुअली ये लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, और जो उस समय के नेशनलिस्ट थे वो विरोध कर रहे थे इस बिल का। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि इनका वोटिंग रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, और इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया तो ब्रिटिशर्स के फेवर में ही किया, इंडियन पीपल को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1882 में ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर जो थे और दुर्गाचरण लाहा, इन्होंने अपोज किया रिडक्शन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स का जो बिल आया उसको एक्चुअली इन्होंने अपोज कर दिया। ठीक है, इसको इन्होंने अपोज किया इसको। सॉल्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स था जिसका कम होना इंडियन पीपल के फेवर में था, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको अपोज ही किया। एंड इन्होंने रिकमेंड किया रिडक्शन ऑफ लाइसेंस टैक्स ऑन द मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल इंस्टीट। तो एक तो जो अच्छा होता, मतलब सॉल्ट टैक्स को कम करते, तो ये इंडियन पीपल के फेवर में होता, इसको अपोज किया। लाइसेंस टैक्स को इन रिडक्शन के फेवर में चले गए। लाइसेंस टैक्स तो ब्रिटिशर्स को फायदा दिला रहा था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट नहीं किया, उल्टा हमारे ही खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी। आगे बढ़ते हैं। 1888 में पियरी मोहन मुखर्जिया एंड विंसॉ पेटिट, representative of the big zamindar and big merchant respectively, supported the enhancement of the salt tax। तो ये भी देख लो, सॉल्ट टैक्स का को इंक्रीज करने के लिए सरकार ने कुछ प्रोविजन बनाया, उसको इन्होंने सपोर्ट कर दिया। सॉल्ट टैक्स को कम करना अच्छा है, ठीक है, बट मोहन मुखर्जिया एंड विंसॉ पेटिट ने इसको सपोर्ट किया। आगे बढ़ते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उस समय के अर्ली नेशनलिस्ट, 1892 तक उनका डिमांड था लिमिटेड एक्सपेंशन। देयर डिमांड वाज लिमिटेड टू द एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो चाहते थे कि एक्सपेंशन हो और रिफॉर्म हो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और इस दौरान उन्होंने डिमांड किया वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स। ठीक है, वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स एंड वाइडर पावर्स टू देम। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने बोला कि नहीं साहब, नॉमिनेटेड मेंबर से काम नहीं चलेगा, इसमें होना चाहिए इलेक्टेड मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और उनको पावर भी मिलना चाहिए रिगार्डिंग काउंसिल का जो पावर होता है, एक मेंबर के तौर पे जो पावर उनको मिले, वो पावर ज़्यादा होना चाहिए, वोटिंग का पावर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। टू डिस्कस एंड डील विद द बजट एंड द क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में तो स्पेसिफिकली पावर ज़्यादा होना चाहिए। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे 1892 तक, उनका डिमांड लिमिटेड था टू दैट ऑफ द एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एंड उसमें उन्होंने मांगा कि वाइडर पार्टिसिपेशन होना चाहिए इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स का। ठीक है, बिकॉज ये तो दिख रहा था 1892 तक इन्होंने जो काम किया था वो दिख रहा था, नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या काम कर रहे थे, तो ये डिमांड इन्होंने शुरू कर दिया था। बोला कि वाइडर पावर भी दो इनको, साथ में बजट वगैरह को भी डिस्कस करें, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को भी डिस्कस करें। ठीक है, इसी डिमांड के बेसिस पे जो 1892 में एक एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, उसमें कई सारे चेंजेस लाए गए। इन नेशनलिस्ट एजिटेशन की वजह से, नेशनलिस्ट डिमांड की वजह से इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 में आया था, उसमें बहुत सारे चेंज लाए गए। जैसे कि जो एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो पहले 6 से 10 हुआ करते थे, उनको 10 से 16 करने का प्रावधान किया गया। बोला उसका नंबर हम लोग बढ़ा देंगे, बहुत अच्छी बात हुई। एंड ये जो बंदे होंगे 10 से 16, ये इधर दे कुड बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू म्युनिसिपल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा, बट ऑफिशियल मेजोरिटी जो रही
वो रिमेंड रही 1892 वाले एक्ट में। मतलब ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी रही, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी बहुत पुअर थी, उस लेवल की नहीं थी। मेजोरिटी, ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी बरकरार रही। बट इनको राइट टू डिस्कस एनुअल बजट दे दिया गया जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, बट इनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। इनको कोई मोशन मूव करने का ताकि अमेंड कर सके बजट को, उसका भी राइट नहीं दिया गया। उनको राइट दिया गया कि वो पूछ सकते थे सवाल, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, एंड जो आंसर देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते थे। नेशनलिस्ट ओवरऑल डिससेटिस्फाइड रहे, 1892 वाले काउंसिल एक्ट से भी डिससेटिस्फाइड रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने फिर से डिमांड शुरू कर दिया। नेशनलिस्ट ने डिमांड मांगा कि जो मेजोरिटी है वो नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स की होनी चाहिए, एंड राइट टू वोट उनको मिलना चाहिए बजट से रिलेटेड मैटर पे। उन्होंने एक नारा भी लगाया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। दादा भाई नौरोजी 1904 में इन्होंने कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट का प्रावधान होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी सेम बात दोहराई 1905 में। इन्होंने भी बोला कि सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। लोकमान्य तिलक ने भी 1906 में बोला कि हमें सेल्फ गवर्निंग, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग राइट मिलना चाहिए, हम अपने कॉलोनीज को, हम अपनी एक्चुअली कंट्री को सेल्फ गवर्न कर सके। इसका डिमांड शुरू हो गया 1904 में दादा भाई नौरोजी, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले और 1906 में लोकमान्य तिलक। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो 1892 का जो एक्ट था उसको आउटलाइन, उसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया था वो प्रिपेयर किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक डिवाइस की तरह इन्होंने ट्रीट किया टू इनकॉर्पोरेट मोर वोकल इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स इनटू कॉलोनियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बट इनको अच्छी तरीके से पता था दे विल नॉट एंजॉय रियल पावर। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को इसलिए डाला ताकि आपको एमसीक्यू की तरह समझ में आ जाए बात कि इसको जो 1892 वाला जो एक्ट था उसको डिजाइन किसने किया था, लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, एंड इसको क्यों डिजाइन किया गया था, ताकि जो वोकल इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके व्यू को, उनके पॉइंट को हमारे कॉलोनियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में डाला जा सके। बट इनको पता था लॉर्ड डफरिन को कि इनको आज भी, मतलब इस एक्ट में भी, 1892 वाले एक्ट में भी इनको कोई रियल पावर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनलिस्ट मेंबर्स यूज्ड देम टू इनहेंस देयर ओन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो जो लेजिस्लेचर था उस समय का, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, मैं इसकी बात बता रहा हूँ कि जो नेशनलिस्ट मेंबर थे उन्होंने कैसे यूज किया। सो बेसिकली उन्होंने एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया to enhance their own political structure in country and to build national movement। और सही में इन्होंने किया भी। इन्होंने कांस्टेंट कैंपेन की है, ठीक है, कांस्टेंट कैंपेन किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन काउंसिल, अंडरमाइनिंग इट्स पॉलिटिकल एंड मोरल इन्फ्लुएंस। बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ के, तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके पॉलिटिकल हेजेमोनी को कम कर रहे हो, उसके मोरल इन्फ्लुएंस जो कि जनता पे है उसको भी आप कम कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया नेशनलिस्ट मेंबर्स जो थे काउंसिल में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आगे बढ़ते हैं। द न्यू काउंसिल जो 1892 की थी उसने अट्रैक्ट किया बहुत बड़े बड़े नेशनलिस्ट लीडर्स को, जैसे कि बहुत बड़े नाम है इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जिया, कालीचरण बनर्जी, आनंद मोहन बोस, लाल मोहन घोष, भूमेश चंद्र बनर्जी एंड रास बिहारी घोष। ये सब लोग बंगाल से थे। ठीक है, इसमें बड़ी आसानी से समझ जाओगे, बनर्जी, घोष, बनर्जी, घोष, तो ये लोग सब बंगाल से थे। आनंद चार्लू, सी शंकर नायर, विजय बचारियार मद्रास से, ये लोग सब मद्रास से थे। मदन मोहन मालवीय, अयोध्यानाथ एंड विशंभरनाथ, ये सब यूपी से। बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, RM सयानी एंड चिमन लाल स्टेलवाल, NG चंद्रावाकर, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लोग बॉम्बे से थे। GM चिटनविस,
फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस। तो ये लोग ऐसे लोग थे जो न्यू लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, जो प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1893 से लेकर 1909 के बीच में। ठीक है, तो ये बड़े बड़े नाम हैं। इनमें भी दो बहुत बड़े नाम निकल के आते हैं, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। एंड ये दोनों बेसिकली पॉलिटिकल मॉडरेट थे। इनकी खासियत ये थी कि ये लोग फियरलेसली इंडिपेंडेंट इन्होंने बोला लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नमेंट को फियरलेसली इंडिपेंडेंट तरीके से क्रिटिसाइज किया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिरोज शाह मेहता की। तो इनका जन्म होता है 1845 में बॉम्बे में फिरोज शाह मेहता का जन्म हुआ। ठीक है, एंड ये दादा भाई नौरोजी के इन्फ्लुएंस में आए, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में, जब ये लंदन में लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे थे 1860 की सदी में, तब ये दादा भाई नौरोजी के इन्फ्लुएंस में आए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके इन्फ्लुएंस में ये आए थे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पे रखा है। वन ऑफ द फाउंडर मेंबर भी थे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया होगा, हु वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, उसमें आंसर लगाना अगर ऑप्शन में हो तो। एक डोमिनेंट फिगर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बहुत फेमस थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, एक्चुअली कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, पावरफुल डिबेटर थे ये। इनकी जो पहली डिबेट आई लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पहली बार ये फेमस हुए जब ये जनवरी 1895 में एक बिल लेके आई थी सरकार फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द पुलिस एक्ट। 1861 का जो पुलिस एक्ट था उसके अमेंडमेंट से रिलेटेड एक बिल लेके आई थी सरकार। उसमें प्रावधान ये था कि पावर दिया गया, इनहेंस किया गया द पावर ऑफ लोकल अथॉरिटीज टू क्वार्टर ए पनिटिव पुलिस फोर्स इन एन एरिया एंड टू रिकवर इट्स कॉस्ट, तो कॉस्ट फ्रॉम द पीपल। तो ये एक एक्ट, ऐसा एक्ट था जिसमें एक्चुअली लोकल अथॉरिटी को एम्पावर किया गया कि जो पुलिस है वो जो काम कर रही है उस एरिया में, वो काम करने में जो खर्च आ रहा है वो खर्च की रिकवरी लोगों से की जाएगी। तो ये एक ऐसा प्रावधान था जो एक्चुअली मेहता के समझ में नहीं आया और फिरोज शाह मेहता काफ़ी नाराज हुए। इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया। मेहता पॉइंटेड आउट अटेम्प्ट टू कन्विक्ट एंड पनिश इंडिविजुअल्स विदाउट ए जुडिशियल ट्रायल, क्योंकि इसमें पुलिस को पनिटिव पावर दिया गया था एंड जो लॉस हो रहा था उसको भी रिकवर करने का पावर दिया गया था। तो बोला कि यार पुलिस को ऐसे कैसे पावर दिया बिना किसी जुडिशियल ट्रायल के, आप सीधे पुलिस को पावर दे दिया आपने कि कन्विक्ट भी आप ही करो, पुलिस को ही पावर दे दिया और पनिश भी आप ही करो, तो फिर जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं है। तो मेहता ने बड़े अच्छे से पॉइंट आउट किया था। नेक्स्ट, जेम्स वेस्टलैंड जो थे उस समय फाइनेंस मेंबर, उनको ये जो मेहता ने ये बात रखी पसंद नहीं आया। He rose in the house and protested against the new spirit which Mehta had introduced। ठीक है, जेम्स वेस्टलैंड, कोई बात ये पसंद नहीं आई। मेहता was accused of changing the role and character of the colonial legislature। तो वेस्टलैंड और जो साथी उनके थे उन्होंने कहा कि मेहता कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल लेजिस्लेचर का कैरेक्टर है, रोल है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेहता पे एलिगेशन लगाए गए, बट फिरोज शाह मेहता को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअली उनके इस एक्ट की वजह से उन्होंने इंस्टेंट अप्रूवल पा लिया पॉलिटिकल इंडियंस का। स्पेशली अगर तिलक की बात करें जो कि उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, उन्होंने भी बोला वाह फिरोज शाह मेहता, वाह तूने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, नेक्स्ट, इनफैक्ट इसके रिलेटेड एक ट्रिब्यून जो कि लाहौर से छपती थी, उसमें कमेंट किया गया कि मिस्टर मेहता स्पीक्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड सर जेम्स जो थे, जेम्स वेस्टलैंड, प्रोटेस्ट इज द आउटक्राई ऑफ द ब्यूरोक्रेट रैप्ड ओवर द नकल्स इन हिज ओन स्ट्रेंगल होल्ड। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में बोला गया, ट्रिब्यून में भी काफ़ी फेमस हुए उसके बाद फिरोज शाह मेहता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, ही ऑल्सो कमेंटेड ऑन द ऑफिशियल डिजायर टू ट्रांसफर पब्लिक फंड्स फ्रॉम हायर टू प्राइमरी एजुकेशन। तो होता क्या था, एक्चुअली ब्रिटिशर्स को ये लगने लग गया कि जो हायर एजुकेशन पे जो खर्च होता है ना, उससे होता क्या है कि इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं, भारतीय इंटेलेक्चुअल भारत में पैदा हो रहे हैं,
और इंडियन बाबूस की तरह पैदा हो रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें बोला कि जो फंड है हायर एजुकेशन का उसको कम करेंगे और उसी फंड को ट्रांसफर कर देंगे प्राइमरी एजुकेशन पे। तो इस पे भी बहुत ही गुस्सा हुए एक्चुअली फिरोज शाह मेहता, और इस पे भी उन्होंने बहुत सारा कमेंट किया। The officials were fond of blaming the Indian peasants' poverty and indebtedness on his propensity to spend recklessly on the marriages and festival। सिंपल सी बात में कहूँ, सिंपल से शब्दों में, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ये कहते थे कि जो गरीब पीजेंट्स, जो गरीब है ना किसान, वो अपने वजह से गरीब है क्योंकि वो लोग मैरिज पे और फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं जो कि अननेसेसरी खर्च होता है। और इस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए एक बिल लाया गया 1901 में, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया। उसमें बोला गया कि पीजेंट के राइट ऑफ जो ऑनरशिप है लैंड का, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये बिल लाया गया था। इसीलिए इस पे भी मेहता काफ़ी नाराज हुए एंड इन्होंने एक्चुअली बोला कि नहीं, ये गलत है। इन्होंने डिफेंड किया राइट ऑफ द पीजेंट टू हैव सम जॉय, कलर एंड मूवमेंट्स ऑफ द ब्राइटनेस इन द लाइफ। इन्होंने कहा कि यार तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है फेस्टिवल हम बंद कर दें, मैरिजेस बंद करें, जो खुशी थोड़ी बहुत मिलती है किसानों को, जो जॉय है उनके लाइफ का कलर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको प्रोटेस्ट किया इन्होंने बोला कि सरकार ये नहीं सोच रही है कि जो खर्च होना चाहिए उनके सैनिटेशन पे, उनके एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे, वो तो करती नहीं है। थोड़ा बहुत वो बेचारे खुश होते हैं, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करती है। जब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल मेजोरिटी का हवाला देते हुए इस बिल को पास करने की कोशिश की, तो उस समय फर्स्ट टाइम मेहता, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पारेख, जी.के. पारेख, बाल चंद्र कृष्ण, डी.ए. खरे, ये लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में पहली बार वॉकआउट किया। पहली बार वॉकआउट कब हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो किस बिल को रिलेटेड हुआ, तो ये बिल था 1901 में आया था, टू टेक अवे द पीजेंट्स राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, इसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम वॉकआउट हुआ था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंपेरियल और प्रोविंशियल दो तरीके की काउंसिल हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह मेहता रिटायर हो गए इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से 1901 में ड्यू टू बैड हेल्थ, तबीयत खराब हो गई थी उनकी एक्चुअली। इनका जो रिप्लेसमेंट आए वो आए गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि 35 साल के थे उस समय के। उनकी उस समय की अचीवमेंट ये थी कि वो सेक्रेटरी रह चुके थे पूना सार्वजनिक सभा के, एंड वो एडिटर भी थे। सुधारक किसकी थी, सुधारक किसके द्वारा किसके एडिटरशिप में थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन आता है, वो कई बार आ चुका है, याद रखना। 1897 में भी इन्होंने अमेज्ड कर दिया था उस समय के बहुत बड़े बड़े लोगों को, उस समय के नेशनलिस्ट को अमेज किया था जब वो एज ए विटनेस लंदन में थे। रॉयल कमीशन का जो एक्सपेंडिचर इन इंडिया का जो डिबेट चल रहा था उस समय, उन्होंने बोला था, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला और सबको अचंभित कर दिया था। गोखले had outshone veterans like Surendranath Banerjee, D.E. Vacha, G. Subramania Iyer and Dadabhai Naroji। आगे बढ़ते हैं। He was having an outstanding intellectual. He was also trained in Indian economics by Justice Ranade। तो ये क्वेश्चन आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, या फिर उनको इकोनॉमिक्स किसने पढ़ाया था, उनको ट्रेनिंग इंडियन इकोनॉमिक्स में किसने दी थी। तो दो लोगों का नाम है इसमें, जस्टिस एम.जी. रनाडे एंड जी.वी. जोस एंड जस्टिस रनाडे। ही worked as a speaker. He was very gentle, he was reasonable, he was courteous, he was non-flamboyant and he was also lucid। मतलब कि फिरोज शाह मेहता के कंपैरिजन में, एक्चुअली अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की,
तो फिरोज शाह मेहता तो मतलब बहुत ही रूडली बात करते थे, बहुत ही बिना फियर के वो एक्चुअली क्रिटिसाइज करते थे सरकार को। वो बहुत ही फ्लेमबॉयंट थे, वो इतना जेंटल भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले एक्चुअली जेंटल थे, रीजनेबल थे, कोर्टियस थे, नॉन फ्लेमबॉयंट थे और लूसिड भी थे। ठीक है, वो विश्वास करते थे प्राइमरली ऑन द डिटेल नॉलेज एंड केयरफुल डाटा। वो जो भी बात बोलते थे उसके पीछे काफ़ी सारा लॉजिक रहता था, काफ़ी सारा नॉलेज रहता था और काफ़ी सारा डेटा भी वो बताते थे। ही गेन ग्रेट फेम फॉर हिज फर्स्ट बजट स्पीच, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया एक्चुअली सरकार को। ही ट्रांसफॉर्म द लेजिस्लेटिव काउंसिल इनटू एन ओपन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल एजुकेशन दिया जाता था आम जनता को। मतलब ये है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो भी वो बोलते थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजुकेशन की तरह लोगों में फैलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हिज वेरी फर्स्ट बजट स्पीच ऑन 26 मार्च 1902 में हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, इसमें मैं बता देता हूँ। जब ये बजट पेश किया गया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर एडवर्ड लॉ थे, उन्होंने बजट पेश किया एंड इस बजट में उन्होंने बताया कि सरकार को 7 करोड़ रुपए सरप्लस है सरकार के पास। ठीक है, इसके लिए इनको बहुत ही तालियां बजी, इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लोगों ने दिया। लेकिन गोखले उसी समय खड़े हुए और उन्होंने बोला कि क्या ये मतलब जो 7 करोड़ का बजट है ये अच्छा है। इन्होंने कई सारे पॉइंट बताए। ही इलस्ट्रेटेड द अटर एब्सेंस ऑफ ए ड्यू कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द कंडीशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ कंट्री। इन्होंने कहा कि देश में गरीबी है, देश में अकाल पड़ रहा है, किसानों की हालत जर्जर है, और उस समय भी आप 7 करोड़ का अगर सरप्लस बजट दिखाते हो तो क्या ये अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से इन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया। He showed how land revenue and the salt tax had been going up. Land revenue going up, salt tax going up. इससे आप पैसा कमा ले रहे हो, किसानों पे लोड डाल दे रहे हो। सॉल्ट ऐसी चीज थी जिसको मतलब सब यूज करते हैं और उस पर टैक्स बढ़ाना मतलब रेवेन्यू तो आप इंक्रीज कर लेते हो, लेकिन इससे क्या होता है, उसका जो असर है वो बहुत बुरा पड़ता है आम जनता के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि ये तब हो रहा है जब ड्रॉट और फेमिन का कंडीशन है कंट्री में। He asked for the reduction of these two taxes and for raising the minimum level of income liable to income tax to ₹1000। ठीक है, इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स के स्लैब में अगर किसी इनकम को लाना है तो 1000 मिनिमम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। He also condemned the large expenditure on the army and territorial expansion। बोला आर्मी पे इतना ज़्यादा खर्च करते हो लेकिन सोशल चीज़ों पे खर्च नहीं किया जाता है। लोगों को सैनिटेशन मिले, लोगों को न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ मिले, उस पर खर्च नहीं होता है। He demanded greater expenditure on the education and industry instead। इंडियन इंटरेस्ट वेयर इनवेरिएबली सबऑर्डिनेटेड टू द फॉरेन इंटरेस्ट। इन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन ओवरऑल इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेन इंटरेस्ट के सबऑर्डिनेट है, उसमें दबी हुई है। तो काफ़ी अच्छे से कंडेम किया इन्होंने। इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स जो काम किया गोखले ने, उसमें हर एनुअल बजट में इन्होंने क्रिटिसाइज किया एनुअल बजट को, और जो भी लेजिस्लेचर आया उसको भी अगर बुरा था तो क्रिटिसाइज किया। गोखले वाज टू बी रीपेड इन प्लेंटी बाय द लव एंड रिकॉग्निशन ऑफ हिज ओन पीपल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो मतलब लोगों ने एक्चुअली गोखले को कहा कि इनको एक टाइटल देते हैं द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो क्वेश्चन आता है कि हु वाज कंसिडर्ड टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन, तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे गोखले। गांधी जी ने गोखले को पॉलिटिकल गुरु बनाया। एंड तिलक जो कि गोखले के अगेंस्ट थे पहले, उन्होंने जब गोखले मरे और उनका फ्यूनरल हो रहा था, फ्यूनरल में उन्होंने कहा कि
एक डायमंड थे ये इंडिया के। दिस डायमंड ऑफ इंडिया, दिस ज्यूवेल ऑफ महाराष्ट्र, दिस प्रिंस ऑफ वर्कर्स नाउ लेइंग इन द कोर्टयार्ड। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली डायमंड कहा, ज्यूवेल ऑफ महाराष्ट्र और प्रिंस ऑफ वर्कर भी कहा। तो ये गोखले के अचीवमेंट थे। ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। प्रोपेगेंडा इन द लेजिस्लेचर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।